नमस्ते बच्चों। हिंदी के इस कालांश में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, और इसमें पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। गद्य खंड में अगला पाठ क्या है? नेताजी का चश्मा के बाद क्या है? बाल गोविंद भगत। और इसके लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनी पुरी। तो आइए पहले हम थोड़ी जानकारी राम वृक्ष बेनी पुरी के बारे में देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनी पुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन मतलब मृत्यु। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के शुरुआती वर्ष अभावों, कमियों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान, उनकी मृत्यु 1968 में हुआ, अर्थात आज़ादी के बाद। इन्होंने संघर्ष किया और स्वतंत्रता इन्होंने हासिल की। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। मात्र 15 वर्ष, शायद 10वीं में रहे होंगे, तो 15 वर्ष की उम्र में ही इनके लेख छपने लगे। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक, दैनिक प्रतिदिन निकलने वाला जो अखबार होता है, साप्ताहिक जो हफ्ते में एक बार निकलता हो, एवं मासिक जो महीने में एक बार, तो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार छपने वाले पत्र क्या होते हैं? प्रायः पत्रिकाएं होती हैं। पत्र पत्रिकाओं का संपादन, एडिट करना, संपादन करना, उसको देखना किया, जिनमें तरुण भारत, तरुण मतलब वैसे होता है युवा, जवान, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये सब क्या है? उनकी पत्र पत्रिकाएं। गद्य की विविध विधाओं में, जैसा मैं पढ़ाते समय बताया हूँ, गद्य की कई विधाएं हैं। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्ट, डायरी, दैनंदिनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत इत्यादि हिंदी गद्य की विधाएं हैं। तो गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा, सम्मान मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 8 खंडों में प्रकाशित है। अब देखिए, पत्र पत्रिकाओं की बात हुई तो आजकल बच्चे कहाँ पत्र पढ़ रहे हैं, कहाँ पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, जबकि अपने यहाँ लाइब्रेरी में हिंदी की 2-3 पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, बाल भारती है, और पहले तो एक पत्रिका आती थी बहुत अच्छी, साहित्य अमृत, जो कि अब बंद हो चुकी है। और आज भी बाजार में कम से कम हिंदी की 20-25 पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े शहरों में हैं, इलाहाबाद, बनारस, ऐसे शहरों में, लखनऊ, दिल्ली, इन सबों में वो सब पत्र पत्रिकाएं आती हैं और लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्या क्या पड़ाव? पड़ाव मतलब ठहराव, रुकाव। पतितों के देश में, यह क्या है? इनका उपन्यास है। पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल, चिता आप समझ रहे हैं ना, जब मनुष्य गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसे जो जलाते हैं, सजाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चिता। चिता के फूल कहानी है यह। अम्बपाली क्या है? नाटक। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है?
ऐसी कहानी, ऐसा लेख जिसको पढ़ने से आपके मन में उसके चित्र उभरते चले जाएं। अब जैसे किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाए, हाँ, 6 फीट लंबा चौड़ा शरीर, आंखें बड़ी बड़ी, भीमकाय, विशाल भुजाएं, लंबे हाथ। अब आपके मन में देखिए उसकी रेखा बनती जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख, यह क्या है? यात्रा वृत्तांत। कहीं कोई यात्रा करता है और उसके बाद उसका विवरण, आना जाना, घूमना टहलना सब लिख डाले, उसे बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। और इस पे निबंध भी आता है, आप लोग लिखे भी होंगे, मेरी पर्वतीय यात्राएं, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। संस्मरण जो याद, जैसे आप लोग पढ़े थे 8वीं में पढ़े थे, 9वीं में पढ़े थे जो सालिम अली के बारे में, सांवले सपनों की याद। 8वीं में पढ़े थे आश्रम की अतिथि और संस्मरण। तो ये सब क्या है? संस्मरण। कोई एक घटना है जो याद है और आप उस घटना को लिख दीजिए, वो क्या हो गया? संस्मरण। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप, युग के अनुरूप, जैसा समय चल रहा है उसके अनुसार युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार, बहुत विशेष शैली में होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कई नामों से, उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही इत्यादि नामों से उनको बोलते हैं। तो कलम का जादूगर अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है? राम वृक्ष बेनी पुरी, कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है अब इस पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से यह क्या है? एक रेखा चित्र है, गद्य की विधा है, रेखा चित्र है, और बहुत बढ़िया इन्होंने वर्णन किया है। जब इस पाठ को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना, सामाजिक, जो समाज को लोग जागरूक करते हैं, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों में से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद लेखक को सन्यासी लगते हैं। पाठ को पढ़ने से आपको देखिएगा, खुद लगेगा। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियाँ क्या होती हैं? सामाजिक रूढ़ियाँ, जब बाल गोविंद भगत हैं, उनके पुत्र मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं, क्या क्या रूढ़ियाँ है, उस पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है, रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण गांव की जीवन की सजीव झांकी, ग्रामीण जीवन शैली, क्या क्या होता है, खेती हो रही है और क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी उसकी झलक, झांकी, एक झलक देखने को मिलती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखा है, उनके बारे में देखा है। आप कैसे उनका ऐसा चित्र प्रस्तुत करेंगे जैसे वो घटनाएं आपके सामने घटती जा रही है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के, देखिए अब शुरुआत ही हुआ है, मझोले कद के, न बहुत बड़े न बहुत छोटे, हाँ, तो 5 साढ़े 5 फीट के आसपास के रहेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के, गोरे चिट्टे, गोरे चट्टे गोरे वर्ण के थे, गौर वर्ण के थे, तो गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, 60 वर्ष की उम्र, 60 साल के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, उनके बाल सफ़ेद, स्वाभाविक है भाई, जो 60 साल का हो गया होगा तो बाल भाई पक ही जाएगा। 60 साल के जो होगा तो बाल पक जाएगा, बूढ़ा हो ही जाएगा, अर्ध बुढ़ जिसे बोलते हैं, अर्ध बुढ़,
ठीक है। लंबी दाढ़ी, और दाढ़ी रख लिए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, अच्छा लंबी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी थी लेकिन बहुत लंबी नहीं थी। जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से, दाढ़ी थी, कैसी दाढ़ी, बहुत बड़ी नहीं थी कि लंबी लटक रही हो, लेकिन चेहरे दाढ़ी से ढके रहते थे, सफ़ेद दाढ़ी ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, बहुत कम, क्या पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कभी कभार आप कबीरदास की काल्पनिक फ़ोटो वगैरह चित्र, उस समय तो भाई कैमरा वगैरह था नहीं, लेकिन है क्या कि ऐसी टोपी जो कान को भी ढके रहती है, उसे बोलते हैं कनफटी टोपी। कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली, कमली कंबल, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, कपड़े बहुत कम, लंगोटी पहनते थे, धोती भी पहनते, जो जनानी धोती होती है, और एक कंबल, कब, ठंडियों में ढके, उससे ओढ़े रहते, और उनके सिर पर कबीरपंथी टोपी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन एक लंबा सा चंदन होता है, जो रामानंदी संप्रदाय के होते हैं, वे लोग अब तो दिखते बहुत कम हैं। तो ऐसा चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, जैसे औरतें टीका लगाती हैं, उसी तरह नाक से वो चंदन लगाते हुए ऊपर पूरे मस्तक तक पहुंच जाता था। तो नाक के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बेडौल माला मतलब ठीक ठाक से सुंदर नहीं रहते थे, जैसे उसे तराश करके बनाया जाए, खराद करके बनाया जाए, लेकिन एक माला रहती थी बेडौल, अर्थात लगता था कि अपने से ही काट करके, तुलसी के पेड़ को काट करके जड़ों से टेढ़ा मेढ़ा जो भी रहता था, एक माला उससे बना करके पहने रहते थे। ऊपर अब देखिए कैसा इन्होंने चित्र खींचा है, इसी को बोलते हैं रेखा चित्र। अब लगता है सामने वो तस्वीर आ गई है, मझोला कद, लंगोटी पहने हुए और कनफटी टोपी, ठंडी का दिन है तो कंबल ओढ़े हुए, अब कैसी उनकी तस्वीर बन गई। गले में तुलसी की माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, वह साधु नहीं थे, प्रवृत्ति उनकी साधु की थी, एक किसान थे, एक गृहस्थ थे, तो बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, न ही बिल्कुल गृहस्थ, और एकदम 100% गृहस्थ भी नहीं थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू, पतोहू क्या होता है, बेटे की जो पत्नी होती है उसे पतोहू बोलते हैं, बहू को पतोहू। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। ठीक है, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, खेती बाड़ी खेत वगैरह जिसमें लोग अपना फसल वगैरह उगाते हैं। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, अच्छा सा मकान था और साफ सुथरा। ठीक है, मकान भले भी छोटा हो लेकिन साफ सुथरा। जमीन, उसकी जो ज़मीन है मिट्टी, गोबर मिट्टी से लिपा हुआ, दीवारें पोती हुई, साफ सुथरा, घर में झाड़ू लगा हुआ। अब यह क्या है, यह भी रेखा चित्र ही है। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, जो परिभाषा होती है अर्थात साधु कैसा होना चाहिए, वह सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे, तो उस पर खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, अर्थात कबीर पंथी थे, कबीर को मानते थे। अब कबीर क्या है, जैसा मैं कक्षा 9वीं में पढ़ाते समय बताया था कि कबीरदास क्या थे, निर्गुण पंथ। ठीक है, निराकार ब्रह्म को मानने वाले, और उसमें निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे, और ज्ञान मार्गी थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर, तो कबीर को साहब मानते थे। क्या मानते थे, साहब। साहब से सब होता है बंदे ते कछुनाए। साहब मतलब एक प्रकार समझो ईश्वर के ही समान, या ईश्वर से भी बढ़ के। कबीरदास ने तो यहाँ तक कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, क्यों, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर का
दर्शन कराया, उनके बारे में बताया, तो वह उनसे भी बड़ा है, ऐसा कबीरदास ने लिखा है। और एक कबीर को साहब मानते थे, तो साहब ईश्वर के समान कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के गीत क्या थे, निर्गुण थे, तो गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, सीधा साधा व्यवहार, कोई उसमें जो है लपड़ चपड़ नहीं, मिलावट नहीं, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, सीधी सी बात करते थे, दो टूक बात करते थे, करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा बिना वजह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, कोई भी किसी की भी वस्तु किसी चीज़ों से छूते भी नहीं थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, अगर किसी भी वस्तु की किसी चीज़ की जरूरत है तो बिना पूछे हुए उसका प्रयोग भी नहीं करते थे, उसे अपने व्यवहार में भी नहीं ले आते थे। ठीक है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, इतनी बारीकी तक ले जाते, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, कौतूहल जानने की इच्छा, जिज्ञासा, कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। उस समय टॉयलेट वगैरह नहीं बने थे, शौचालय नहीं बने थे। अभी देखिए गांव गांव में सब जगह बन गया है। हाँ, और जब से जो है मोदी सरकार आई है तब से तो और ढूंढ ढूंढ करके लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ बना है उसके यहाँ भी बनवा दिए हैं, तो इतना जो है साफ सफाई के लिए। लेकिन उस समय लोग खेत में शौच जाते थे, तो वे इतने संकोची थे बाल गोविंद भगत कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ होते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए सारी चीज़ें कहते थे कि यह साहब की है। ठीक है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर मतलब सिर पर रख कर के, ढो कर के पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जहाँ कहीं भी मंदिर रहा होगा, जहाँ लोग कबीरपंथी लोग रहते रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर साहब के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, 4 कोस, 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता, तो उनके घर से 4 कोस 4 तिहाई 12 किलोमीटर दूर पर था। अब सोचिए, जो कुछ होता सिर पर लाद कर ले जाते। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, ठीक समझ में आ गया आप तो, ये क्या था, वो कबीरपंथी मठ, जहाँ पे बहुत सारे कबीरपंथी संत महात्मा लोग रहते थे और अपना भजन कीर्तन करते थे। वह दरबार में भेंट क्या होता है, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में, जो कबीरपंथी मठ से मतलब वह उन्हें मिलता प्रसाद, सब कुछ अपने सिर पर लाद के ले जाते, वहाँ दे देते। उसके बाद वे लोग उन्हें प्रसाद के रूप में, जैसे हम लोग कभी काल, आप लोग भी गए होंगे मम्मी पापा के पास साथ, मंदिर में मिठाई वगैरह चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, तो उसमें से कुछ वो लोग रख लेते हैं, बाकी प्रसाद के रूप में भगवान के चरणों के पास रख करके उसे चढ़ा करके उसे क्या बोलते हैं, प्रसाद के रूप में वापस कर देते हैं। तो लोग उसे प्रसाद के रूप में सबको देते हैं, बांटते हैं, वितरण करते हैं। ठीक है, वह दरबार में, हाँ, तो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते मतलब वही खाते पीते थे। कहने का अभिप्राय है, अगर मान लीजिए 20 किलो हुआ तो 20 किलो सिर पर लाद कर वहाँ ले गए, वो लोग अपना जो है 2 किलो 4 किलो 5 किलो रख लिए और बाकी इनको वापस दे दिए। वे बाल गोविंद भगत उसे क्या मानते, प्रसाद मानते थे, और घर ले आकर के उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से काम चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, कौन, लेखक, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मोहित थे उनके मधुर गान पर, अर्थात वो गाते भी थे, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। गाते थे, प्रतिदिन गाते थे, कब कब गाते थे यह भी वर्णन करेंगे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। लगता था कि एकदम घटना घट रही है, ऐसा गा रहे हैं जैसे घटना घट रही है, उसे बोलते हैं सजीव हो उठना।
आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ बारिश का पहला महीना आषाढ़ कहते हैं, ठीक है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। खेतों में क्यों उतर पड़ा है भाई? बारिश का महीना है तो गांव वाले सब खेत में क्यों उतर पड़े? क्योंकि खेत में कोई अपने खेत को जोत रहा है, कोई मेड़ बांध रहा है, कोई खेतों में घास को उखाड़ रहा है, फेंक रहा है। इस तरह से सब लोग खेतों में काम, क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती ही मुख्य व्यवसाय है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी धान की रोपाई, तो पहले ही धान के बीज बो दिए जाते हैं और लगभग उस धान बढ़ करके 10-12 इंच से लेकर के 1 फीट 1.5 फीट तक हो जाता है। फिर उसको उखाड़ करके 2-2 3-3 पेड़ खेतों में पानी भर के उसमें लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं रोपनी। कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर अब औरतें क्या लाई हैं? कलेवा। पुरुष काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। कलेवा होता है सुबह का नाश्ता, जो सुबह सुबह लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसे बोलते हैं कलेवा। कलेवा लेकर मेड़। अब लोग क्या है, मेड़ पर बैठ गए। मेड़ सूखा रहता है, बाकी तो भाई पानी भरा है, खेतों में जुताई हो रही है, तो मेड़ पर बैठी हैं, मेड़ पर बैठ जाती हैं। और लोग आते हैं लोग, तो उस समय क्या रहता होगा? अचार रोटी है, गुड़ रोटी है, सब्जी रोटी है, सब्जी भुंजिया के रूप में, तो उसको लेकर बैठी हैं। अपना कलेवा और पानी, आते थे लोग, या अभी भी ऐसा है, लोग आएंगे, अपना हाथ धोएंगे और बढ़िया बैठकर प्रेम से खाएंगे। मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। बारिश का मौसम है तो धूप नहीं थी उस समय, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई क्या होती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा। पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा क्या बोलते हैं? पुरवाई बोलते हैं। तो ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई हवा कैसी है? ठंडी है हवा। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब स्वर तरंग झंकार सी कर उठी क्या है? अर्थात बाल गोविंद भगत अपना भजन निर्गुण गा रहे हैं, तो झंकृत हो रही है, अर्थात बहुत अच्छा गाते रहे होंगे। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ा, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। पहले ही बताया कि खेत को पूरा पानी से भर देते हैं, फिर उसमें घुस कर के लोग रोपनी करते हैं। तो स्वाभाविक है, शरीर में, पैरों में कीचड़, शरीर में भी कीचड़ लग जाता है। तो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन में खेत में बिठा रही है। बिठाना मतलब उसे थोड़ा 2 इंच 3 इंच ज़मीन में गाड़ देते हैं। ऊपर पानी रहता है और ज़मीन में उसको 2-3 इंच गाड़ देते हैं, वो पकड़ लेता है। तो पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ, बिठा रही है कौन? अंगुलियाँ। उनका कंठ, कंठ गला जिसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया गाने वाले को बोलते हैं इसका गला बहुत अच्छा है, सुर अच्छा है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत का जीना होता है जो वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं उन पे जो टाइट करते हैं, और ऐसे ही संगीत का कुछ होगा जिसे जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊंचे स्वर में गा रहे हैं, तो स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कहने का प्राय बहुत सारी आवाज़ जो है ऊपर भी जा रही है, और जो आसपास लोग खड़े हैं बगल में, उनके कानों में भी वह आवाज़ जा रही हो। आज का समय होता तो क्या होता, तुरंत लोग जो है रिकॉर्डिंग कर लेते। तो खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, खेलते हुए झूम उठते हैं उनके गाने से भी। मेड़ पर खड़ी औरतें, खेत जो होता है चारों तरफ जो थोड़ा थोड़ा ऊंचा बना देते हैं, और जो एक से दूसरे खेत के बीच में अलग भी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेड़। थोड़ा ऊंचा होता है, जो बच्चे गांव के होंगे अच्छी तरह से देखे ही होंगे। तो मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ
काँप उठते हैं, वे लोग भी गुनगुनाने लगती हैं। होठ काँप उठते हैं, वे लोग भी उन्हीं के साथ गुनगुनाने लगती हैं। जैसे अभी घर में कोई एक गाना गाने लगे तो जो भी घर में सदस्य हैं वो भी उसी के साथ गुनगुनाने लगते हैं। होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के, हलवाहा मतलब जो हल को चला रहा है उसे क्या बोलते हैं? हलवाहा। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जैसे ताल बजता है, लोग नाचते हैं, तो हलवाहे खेत जोत रहे हैं, बैल को चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने कैसा उसका रेखाचित्र कि वो चल रहे हैं तो उनके पैर कैसे उठते हैं, जैसे ताल की धुन पे, जैसे ताल बजे लोग नाचते हैं ऐसे पैर उठ रहे हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। लगता है कि अंगुलियां भी नाच रही हैं उनके गीत पर, अंगुलियां चल रही हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यह संगीत है, उनकी आवाज़ ही ऐसी रहेगी सुनने में, कभी कभी बिना वाद्य यंत्र के भी आवाज़ जो होती है वह संगीतमय लगती है। जैसा आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं कि कुछ भिखारी से लेकर के गांव के लोग, ऐसे मजदूर भी गाना गाते हैं। कभी जो है तसले हैं बजाकर, कभी बर्तन बजाकर, कभी चम्मच से, कभी ऐसे ही, और गाते हैं तो उनकी आवाज़ में ऐसा संगीत होता है, लगता है कि कोई वाद्य यंत्र बज रहा है। ठीक है, और इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है और शेष भाग जो है कल मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।